नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लो एफआर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है, क्या मोबाइल चैट्स, व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम मैसेज, ऑडियो, वीडियो, ईमेल कोर्ट में एडमिसिबल है या नहीं है। एडमिसिबल है तो किस प्रोसीजर के तहत एडमिसिबल है। आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट वकील हैं जो हमें उसको डिटेल में बताएंगे। सर प्लीज। देखिए, जो बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बोला जाता है इनको। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो एडमिसिबिलिटी है वो डिपेंड करती है उसके जो कंटेंट है, जो फैक्ट हैं और रियल सोर्स क्या है, उस पे डिपेंड करती है उसकी एडमिसिबिलिटी। ये किन-किन कंडीशन में होती है, वो सारे आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। उसमें जो ओरिजिनल सोर्स है, वो आपको प्रोड्यूस करना होता है। कहीं भी कोई टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए, कोई छेड़-छाड़ नहीं होनी चाहिए और जो चैट, वीडियो, ऑडियो, ईमेल्स वगैरह हैं, वो फुल्ली रियल होनी चाहिए, उसके साथ कोई भी छेड़-छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो सर, इस चीज में आपने कहा छेड़छाड़ होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मेल प्रोड्यूस कर दिया, तो मैं उसके साथ क्या दूं कि वो पता चले कि कौन सा सेंडर है, कौन रिसीवर है, कौन क्या टाइम है, डेट है। तो उसके लिए कोई प्रोसीजर क्या रहता है कोर्ट में। देखिए, ईमेल की अगर हम बात करें तो उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें मेंशन्ड होती है, टाइम मेंशन होता है, ईमेल आईडी सेंडर की और रिसीवर की दोनों की उसमें होती है। लेकिन उसको आप ऐसे डायरेक्टली कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसकी इतनी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होएगी। लेकिन अगर आपको उसको एडमिसिबल करवाना है कोर्ट में, तो उसके लिए आपको उसके साथ सेक्शन 63 सब क्लोज 4 BS भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको साथ में इशू करना होगा, उसके साथ लगाना होगा, उसके बाद ही वो एडमिसिबल है। सर, जो आपने सर्टिफिकेट बताया, ये क्या वॉइस से प्रोड्यूस होता है या हमें लिख के देना पड़ता है या किसी एफिडेविट फॉर्म में होता है। इसमें क्या कंटेंट होता है जो फिलअप करना है, और हम इसको कोर्ट में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लीज इसके बारे में बताइए। जी, बिल्कुल। 63 सब क्लोज 4 BSA के बारे में बताऊँ, सर्टिफिकेट में क्या-क्या कंटेंट होते हैं और इसको कैसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और क्या-क्या कंडीशंस का और चीज़ों का आपको उसमें ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये सर्टिफिकेट होता है, ये वो इंसान अटैच कर सकता है जिसको रियल सोर्स का पता हो, या मान लीजिए आपके फ़ोन से कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड हुई है या कोई चैट स्क्रीनशॉट आपने कोर्ट में जमा कराए हैं जो कि आपके फ़ोन या आपकी आईडी से जनरेट हुए हैं। तो उस केस में आपको ये सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा जिसमें आपको सारे फैक्ट लिखने होंगे कि जो रियल सोर्स था उसको प्रोड्यूस करने का। जैसे कि आपने फ़ोन में बना ली कोई वीडियो, तो आपको रियल फ़ोन होना चाहिए। उस फ़ोन से अगर आपने लैपटॉप में कंटेंट कॉपी किया है, उसके बाद पेन ड्राइव में डाला या उसको प्रिंट आउट लिया है, तो उस सोर्स के बारे में भी आपको रिवील करना पड़ेगा। आपको उसमें कंसील नहीं करना है। तो आपको सारी चीज़ें रिवील करनी पड़ेंगी अपने उस सर्टिफिकेट में, और उसके बाद आपको प्रॉपर टाइम मेंशन करना पड़ेगा, उन चीज़ों का जो भी टाइम है। और अगर आप चैट है पूरी एक्सपोर्ट करके आपको उसमें देनी होगी, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कुछ हिस्सा दे रहे हो। तो उस केस में आप फिर ये सर्टिफिकेट इशू करोगे जिसमें आप ये बोलोगे कि जो भी मैंने कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस किए हैं उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है और उसका रियल ओनर मैं ही हूँ, मेरे अलावा उसका एक्सेस किसी और के पास नहीं था। तो उसमें आप कोर्ट में 63(4) BSA का जो सर्टिफिकेट है आप कोर्ट में उस एविडेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था उसके साथ आप अटैच करोगे। उसके बाद कोर्ट उसको कहीं ना कहीं एडमिसिबिलिटी में या उसको एडमिसिबल मानेगा। सर, आप बार बार कह रहे हैं कि जो मैं ही करूंगा, ओनर ही करेगा। क्या ओनर के अलावा 63(4) जो सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हैं, क्या ओनर के अलावा कोई इसको नहीं दे सकता कोर्ट में। जी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। इसमें मैं आपको बताऊं कि सिर्फ जो ओनर है सिर्फ वो नहीं कर सकता। अगर आपको सोर्स का पता है और वो जो रियल सोर्स अगर आपके पास मौजूद है, अगर उसकी ऑथेंटिसिटी है, ओरिजिनल है, रियल है, तो आप भी वो सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसमें कोई एक्सपर्ट भी हो सकता है, एफएसएल एक्सपर्ट हो सकता है जो कि उस चीज़ को वेरीफाई करता है कि इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो वो एक्सपर्ट भी इस सर्टिफिकेट को इशू कर सकता है। अगर किसी पुलिस वाले ने वो चीज़ें रिकवर की हैं मौका से, तो वो पुलिस वाला भी उस सर्टिफिकेट को इशू कर सकता है। लेकिन जो रियल सोर्स है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए और उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इससे अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं जो मे बी हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि ये सर्टिफिकेट किसी ने जारी कर दिया
और जो चैट है वो एआई से बनी हुई है, बट विक्टिम ने बोला ये हमारा सर्टिफिकेट ये है, और पुलिस वाले ने विक्टिम को देखते हुए सर्टिफिकेट को जारी करके दे दिया। तो सर एक्यूज की साइड से हम कैसे उसको झूठा साबित करेंगे? देखिए, या तो आप उसमें एप्लीकेशन मूव कर सकते हो एक्सपर्ट के लिए। आप उस जो चैट्स है, स्क्रीनशॉट है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, आप उसको एफएसएल में उससे ऑर्डर प्राप्त करके आप उसको एक्सपर्ट के पास भेजेंगे। उसके बाद जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट आएगी, अगर उस रिपोर्ट में वेरीफाइड आ जाता है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो फिर वो एडमिसिबल है, ओके है। अगर कहीं न कहीं उसमें एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट में ये कह देता है कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, ये ओरिजिनल सोर्स नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके खिलाफ लग सकता है और आपके खिलाफ फोर्जरी और अदर जो सेक्शंस हैं, उसमें आपके खिलाफ एफआईआर तक भी हो सकती है। सर जी। क्या हस्बैंड वाइफ की चैट या कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में एडमिसिबल है या नहीं? जी, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। इसमें मैं बात करूँ हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता होता है, बिल्कुल नाजुक होता है और जो भी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल प्राइवेट होती हैं एक कपल के बीच में। कोई थर्ड पर्सन या किसी को उसके बारे में ना तो पता होता है, ना एहसास होता है। तो उस कंडीशन में जब आपकी लाइफ़ प्राइवेट है और आप अगर अपनी चीज़ों को ऐसे रिवील करते हो, तो कहीं न कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर उस चैट या उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में अगर ऐसा कुछ आपके सामने आ रहा है जिससे आपके केस पर कोई ना कोई असर हो रहा है, या फिर जो आपने एलिगेशंस अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट लगाए हैं वो कहीं न कहीं उसको प्रूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो चैट्स या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपकी फुल अच्छे तरीके से बिल्कुल पूरी तरह से कोर्ट में एडमिसिबल है और उसको कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपकी कोऑपरेट करनी चाहिए आपके एलिगेशन के साथ, और कहीं न कहीं उस चीज़ में ऐसा होना चाहिए उस चैट में या उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में कि वो आपके जो एलिगेशन है उनको वेरीफाई करे। सर एक और क्वेश्चन जो मेरे संज्ञान में आ रहा है कि स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग, ईमेल, वीडियो चैट या व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम चैट, स्नैपचैट चैट, फेसबुक मैसेंजर, जी। इन सब को यदि मैं एक बकेट में रखता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि किसकी कोड में ज़्यादा वैल्यू है, किसकी कम वैल्यू है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि लोवेस्ट टू हाईएस्ट है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट क्रम में? जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे अगर वीक एविडेंस की हम बात करें तो वो होते हैं स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स में ना तो टाइम मेंशन होता है, ना लोकेशन मेंशन होती है, ना ही जो वो चैट्स की गई हैं स्क्रीनशॉट्स के पीछे आपके इमोशंस क्या थे या आप किस कंडीशन में आपने वो चैट की है, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। तो उस केस में सबसे वीक एविडेंस आ जाता है आपका स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसके साथ छेड़छाड़ करने के या फिर हाफ जो चीज़ें हैं अधूरी चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं इसमें दिखती हैं कि कुछ अधूरी चीज़ें कहीं न कहीं प्रोड्यूस ना की गई हो। इसलिए स्क्रीनशॉट्स की जो वैल्यू है, वो काफ़ी कम होती है, बजाए कि अगर आप चैट की बात करें, चाहे वो मैसेंजर चैट है या व्हाट्सएप चैट है, तो उसमें आप अगर उस चैट को एक्सपोर्ट करते हो एक फ़ाइल में पीडीएफ फ़ाइल में, अगर मान लो उसको एक्सपोर्ट कर दिया आपने और उस के साथ आपने सर्टिफ़िकेट लगा दिया, और या फिर उसको एफएसएल के लिए आपने वेरिफ़िकेशन के लिए कोर्ट के माध्यम से या अगर कोई क्रिमिनल केस है पुलिस के माध्यम से अगर वो एफएसएल रिपोर्ट में किसी एक्सपर्ट से वेरीफ़ाई होके आ गई है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। उसी कंडीशन में हम बात करें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग है, ओरिजिनल सोर्स अगर आपके पास है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपका माना जाता है उसमें, और साथ में अगर एक्सपर्ट की रिपोर्ट हो, तो उससे बेस्ट एविडेंस कोई नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट मैं आपको अगर बताऊँ तो उसमें आ जाता है आपका ईमेल्स और जो आपकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो, और या फिर जो आपकी एक्सपोर्टेड चैट्स हैं वो। तो सर इन शॉर्ट मैं अपनी ऑडियंस को लास्ट में कहना ये चाहता हूँ कि जैसा आपने बताया, यदि आपके साथ ऐसा कोई क्राइम होता है तो आप यदि कोर्ट में अपना पक्ष प्रूव करें तो सबसे पहले आप ईमेल और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट करें इंस्टेड ऑफ चैट्स या स्क्रीनशॉट, है ना सर? नहीं, चैट भी आप कर सकते हो, लेकिन वो चैट एक्सपोर्ट होनी चाहिए, सिर्फ़ कुछ हिस्सा नहीं, बल्कि कंप्लीट जो आपकी फुल चैट थी वो एक्सपोर्ट होनी चाहिए। आप एक फ़ाइल में उसको एक्सपोर्ट कीजिए, उसके बाद प्रोड्यूस कीजिए, बट उसकी वैलिडिटी है। बट सर आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट फुल चैट होनी चाहिए। मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मेरी चैट के दिन के मैसेज 1000 मैसेज है, तो मैं 1000 जी। मैसेज कोर्ट में जी, प्रोड्यूस करूँगा। जी, बिल्कुल। उसी में तो देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए और जो उसका रियल सोर्स है, वो पता होना चाहिए। तो
अगर आपने 1000 मैसेजेस किए हैं तो फुली आप एक्सपोर्ट कीजिए, ताकि कोर्ट को ये विश्वास हो, आप ये विश्वास दिला सको कि इसके साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं हुई है। ठीक है सर, मतलब आप हम अपने लॉयर को देके लॉयर उस चीज़ को कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी, आपके थ्रू लॉयर उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है और वो फुल एडमिसिबल होगी। बस कंडीशंस ये है कि उन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में ऐसा कुछ फैक्ट या कंटेंट होना चाहिए जो आपके एलिगेशन को पूरी तरह से कोरबरेट करे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो हमारे ऑडियंस को और मुझको भी इन फ्यूचर काम आएगा। थैंक यू सो मच। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारे लो एफआर की वीडियो को देखते रहिए और लीगल कंटेंट के बारे में आपको नॉलेज मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। यहाँ हम समझा रहे हैं लो सिंपल लैंग्वेज में, सब कुछ बिना कन्फ्यूजन, बिना बकवास।